हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th डॉक्टर मनोहर रे की जो पाठ्य पुस्तक है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आपका जो है पर्सनाली 1A कंप्लीट हो चुका है। आज की इस क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या कहता है और इस थ्योरम का हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं और इस पे आधारित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए आते हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम लोग देखते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम कहता है इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। जितने भी भाज्य संख्याएं हैं, जो भी कंपोजिट नंबर हैं, उनको हम लोग अभाज्य संख्याओं के रूप में अर्थात प्राइम नंबर के रूप में उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग फैक्टोरेशन गुणनखंडित कर सकते हैं, है ना। अर्थात एक दी हुई भाज्य संख्या को बिना किसी क्रम की अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में एक अद्वितीय प्रकार से गुणनखंडित किया जा सकता है। ये थ्योरम ये कहता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि जितने भी भाज्य संख्याएं हैं उन भाज्य संख्याओं को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं और उनके लिखने का जो क्रम है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, एक यूनिक प्रकार होता है और उस रूप में आप उसको गुणनखंडित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक संख्या लेता हूं 210। ये कैसी संख्या है बच्चों? तो आप कहेंगे कि ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। अब भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है क्लास 1 जो लेक्चर नंबर 1 है, आप उसमें जाके देखिएगा। मैंने वहां पे पूरा नंबर सिस्टम जो है आपको समझाया है। तो 210 मैंने एक संख्या लिया है, ये संख्या क्या है? तो आप कहेंगे कि ये एक भाज्य संख्या है। अब इसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है और यहाँ अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ फिर मैं बता देता हूं कि अभाज्य गुणनखंड आप जानते होंगे, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप जानते हैं कि पहले इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एक कम 2 हो गया, है ना, और 0, फिर 2 पंचे 10। ये हमने क्या किया? 2 का भाग दिया। अब इसके बाद में हम लोग इसमें 3 का भाग देंगे। ठीक है, 3 त्रिक 9 और 3 पचे 15। अब इसमें हम लोग 5 का भाग देंगे, 5 सते 35 और 7 कम 7। ये इसका हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। बस यही चीज ये थ्योरम कहती है, यही बात है कि किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं और उनके लिखने का जो क्रम होगा वो एक यूनिक प्रकार होगा। तो इस भाज्य संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इस रूप में लिख सकते हैं। आप कहें नहीं सर जी हम तो इस रूप में नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, आप जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2। आया बात समझ में? तो बच्चों क्या है कि इसको किसी भी क्रम में आप लिखे, इनका टोटल जो गुणनखंड आएगा वो 210 ही आएगा और कोई नंबर नहीं आएगा। तो ये थ्योरम यही कहता है कि एक भी भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या हो, उस भाज्य संख्या को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं और वो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड किसी भी क्रम का हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
क्या लिखा ना, अर्थात एक द्विभाज्य संख्या को बिना किसी क्रम की अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में एक अद्वितीय प्रकार से गुणनखंडित किया जा सकता है। यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही तो बात कहती है कि आप किसी भी भाज्य संख्या को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, उनका टोटल जो गुणनखंड होगा वो भाज्य संख्या ही आपको मिलेगी। ठीक है, यहां कुछ बातें हैं मैंने नोट डाल के लिखा है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। क्या कहता है, अतः एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। किसी भी प्राकृतिक संख्या का जो अभाज्य गुणनखंडन है उसके गुणनखंडों के जो क्रम है अगर उसको छोड़ दिया जाए तो एक यूनिक तरीका होता है, एक यूनिक होता है अर्थात अद्वितीय होता है। जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, आप इनको गुणा करेंगे तो आपको 210 ही मिलेगा। समझ में आई बात? आप इनको गुणा करेंगे तो आपको 210 ही मिलेगा, चाहे जिस क्रम में इसको गुणनखंड करिए आप, और चाहे जिस क्रम में गुणनखंड करने के बाद भी इसको गुणनखंड कीजिए, आपको यही मिलेगा। इसका जो गुणनफल होगा वो 210 ही मिलेगा आपको। समझ में आई बात? अब बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि ये जो थ्योरम है, ये जो प्रमेय है, इसका जो ये मैंने लैंग्वेज लिखा ये नहीं समझ में आता है ना। तो अगर ये नहीं समझ में आता है तो इसको एक सरल शब्दों में भी हम लोग लिख सकते हैं, आपके बुक में दिया भी गया है। क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। किसी भी भाज्य संख्या को जब हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में उस पे घात लगाकर लिखते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं हम लोग? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। अर्थात भाज्य संख्या बराबर क्या हो गया? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अर्थात भाज्य संख्या बराबर क्या हो गया? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे मेरे पास में है कोई संख्या है, जैसे यहां लिखा मैंने 36। इस 36 को अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो आप जानते हैं क्या आएगा? पहले 18 आएगा, 18 के बाद में 2 9 18 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9 और फिर क्या आएगा? 3 एकम 3। अब आप देखिए इसका जो गुणनखंड मिला वो क्या मिला है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, और इसको बराबर में लिख सकता हूं 36। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 3 क्या है? ये अभाज्य संख्या ही तो है। 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। अब इसको हम घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है। क्या कहती है? कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली विधि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। समझ में आ गई बात? प्यारे बच्चों, कोई भी भाज्य संख्या अगर आपको दिया जाता है तो उस भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ सकते हैं। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है। ठीक है, यहाँ पे एक और नोट है, इसको भी आपको समझना है कि 1 से बड़ा कोई पूर्णांक अगर है तो या तो वो अभाज्य संख्या होगी या फिर क्या होगी? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा। 1 से बड़ा अगर कोई भी नंबर आप लेते हैं तो वो नंबर या तो अभाज्य संख्या होगी या क्या होगी? अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा। जैसे आपने कहा कि 1 के बाद मैं 6 लेता हूं। ठीक है, अब ये जो 6 है ये क्या है? आप कहेंगे सर जी ये तो भाज्य संख्या है। तो ये भाज्य तो है, लेकिन भाज्य के साथ साथ क्या है? ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी तो है। 2 3 6, 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। समझ में आई बात? तो ये पॉइंट क्या कहता है कि 1 से बड़ा कोई पूर्णांक अगर आप लेते हैं तो या तो वो अभाज्य संख्या होगी या फिर क्या होगी? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। क्यों?
क्योंकि एक का भाज जो है, एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है। दुनिया की सभी संख्याओं में आप एक का भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इस प्रमेय का हम लोग कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, आखिर ये प्रमेय हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या उपयोग है। तो हम लोग आगे बात करने वाले हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं। जो भी थ्योरम हमने पढ़ा है उसका क्या प्रयोग है, उसका कहाँ उपयोग है, आइए जानते हैं। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के प्रयोग से आप दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF यानी जिसको हम लोग में से बोलते हैं, और LCM जिसको हम लोग ले से बोलते हैं, आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। इस थ्योरम का प्रयोग करके आप दो या दो से अधिक संख्याओं का ले से और में से निकाल सकते हैं, अर्थात HCF और LCM ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे HCF और LCM आया है, तो थोड़ा हम लोग ये भी जान लेते हैं कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। प्यारे बच्चों, HCF को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये कह सकते हैं आप। और LCM को कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लघुतम उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, इन दोनों का जो मान है वो आप इस थ्योरम की सहायता से निकाल सकते हैं। HCF कैसे निकालेंगे आप, जो भी संख्या आपको दिया रहेगा, दो या दो से अधिक संख्या दिया रहेगा, तो जो भी संख्याएं आपको दिया है उन संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात होगी उसका गुणा कर दीजिए, आपको जो है HCF मिल जाएगा। तो HCF बराबर क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF होता है। LCM क्या होता है, लेसे में क्या होता है, तो संख्याओं से संबंध, जो भी दो संख्या आपको दिया रहेगा उन संख्याओं से संबंध जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे, अर्थात प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल होगा वो आपका क्या होगा, LCM होगा। ठीक है, तो ये HCF और LCM इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दो संख्याओं और HCF LCM में जो संबंध होता है वो क्या होता है, तो वो ये होता है, इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों, जैसे मान लीजिए आपको दो कोई नंबर दिया गया है, एक संख्या A है और एक संख्या B है, तो इनका और HCF LCM के साथ क्या संबंध होता है, तो ये होता है A गुणे B बराबर HCF इंटू LCM, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल और उन संख्याओं के लैसे और मैसे का गुणनफल बराबर होता है। दो संख्या है आपके पास, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए और उनके HCF और LCM का गुणनफल कर दीजिए, वो दोनों मान आपको क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। और प्यारे बच्चों, यहाँ से चार फॉर्मूले बनते हैं जिसकी सहायता से आप जो है इस तरीके के प्रश्नों को कर सकते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि इस टॉपिक से चार क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनता है, मान लीजिए आपको किसी संख्या में कहें कि एक संख्या A है और एक संख्या B है, उसका HCF इतना है, उसका LCM इतना है, तो अगर B संख्या दिया है तो आपसे A का मान पूछेगा, तो A बराबर होता है HCF इंटू LCM बटे B। अगर B का मान निकालना है तो HCF इंटू LCM अपॉन A, ये हो जाएगा। अगर आपको HCF निकालना है तो HCF निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हो सकता है, जो भी आपको संख्या दिया होगा उसको आप गुणा कर दीजिएगा A गुणे B बटे LCM, और LCM निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A गुणे B बटे HCF। ठीक है, तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF और LCM निकाल सकते हैं। आइए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मैं यहाँ पर एक संख्या लेता हूं, मैंने लिया है A बराबर 18 और B बराबर मैंने लिया है 36। हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, हम लोग यहाँ पे जिस मेथड का प्रयोग करेंगे उसको कहते हैं प्राइम फैक्टोरेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अब 18 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 9 18,
3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो 18 का फैक्टर कितना मिला? 2 गुणे 3 गुणे 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 2 बराबर 18। अब आप 36 का निकाल लीजिए। 36 का भाज्य गुणनखंड कितना आएगा? तो 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 18 दूना 36, फिर देंगे 2 नवा 18, फिर देंगे 3 का 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो इसका जो फैक्टर आया वो क्या आया हमारे पास? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 बराबर 36। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए आप ध्यान से पढ़िए क्या लाइन लिखा है। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर और यहां पर क्या कॉमन है? 2। तो 2 की पावर 2 और 2 का पावर 1। सबसे छोटी घात क्या है? 2 की पावर 1 लिख दिया गुणे, और दोनों के बाद देखिए 3 भी इसमें कॉमन है, लेकिन 3 की पावर 2 इधर भी है, 3 की पावर 2 इधर भी है, तो हम क्या लेंगे? 3 की पावर 2 ही लेंगे। 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 कितना होता है? 9, और 2 की पावर 1 होता है 2। 9 दुना कितना हो गया? 18। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा प्यारे बच्चों? 18 आएगा। समझ में आया? अब एलसीएम निकालते हैं हम लोग। तो एलसीएम के लिए भी आप ध्यान से देखिए क्या लाइन लिखा हुआ है कि संख्याओं से संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल एलसीएम होता है। तो आप ध्यान से देखो कि इनमें सबसे बड़ी घात क्या है? तो देखो 2 की पावर 2 बड़ी है, तो यहां लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे, फिर 3 की पावर 2 बड़ी है तो लिखेंगे 3 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 होता है 4 और 3 की पावर 2 होता है 9। 4 नामा कितना हो गया? 36। तो 36 इसका एलसीएम हो जाएगा और 18 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब जो ये संबंध हमने पढ़ा है, इस संबंध को हम लोग चेक करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे हमने पढ़ा है वही चीज हमें मिलेगा। हम क्या करेंगे? यहाँ पे 18 गुणे 36 करते हैं और इधर भी हम क्या लिखेंगे? 18 गुणे 36। क्यों? क्योंकि ए हमारा कितना है? 18 है, बी हमारा कितना है? 36 है, और एचसीएफ कितना हमारा? 18 है, और बी एलसीएम कितना हमारा? 36 है। तो आप बताइए 18 गुणे 36 बराबर 18 गुणे 36 होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा। तो ये संबंध इस तरीके से होता है कि ए गुणे बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय समझ में आया होगा और इसका उपयोग कैसे करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक से संबंधित जो भी हमारे पास एक्सरसाइज है या जो भी प्रश्न है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि इसका जो है हम लोग आगे बहुत उपयोग करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।